हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो रासायनिक बल गतिकी चैप्टर क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा है वह यह है कि अभिक्रिया के वेग व अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग व अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अर्थात केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इन तीनों के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो अपना टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है अपने पास अत्यंत तीव्र अभिक्रिया। फर्स्ट अपने पास अत्यंत तीव्र अभिक्रियाएं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जो 1 पिको सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट हो जाती है उनको बोलते हैं अत्यंत तीव्र अभिक्रिया। 1 पिको सेकंड अर्थात 10 की पावर -12 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के भी 10 की घात 12वें भाग में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसे बोलते हैं अत्यंत तीव्र अभिक्रिया। इसके उदाहरण हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वह हैं आयनिक अभिक्रियाएं व उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आयनिक अभिक्रिया व उदासीनीकरण अभिक्रिया इसका एग्जाम्पल हो गया इस प्रकार की अभिक्रियाओं के।
तो सबसे पहले आयनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो आयनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे अपने पास कोई सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन है, उसमें अगर मैं NaCl का जलीय विलयन डाल देता हूं तो आयनों का स्थानांतरण हो जाएगा। ये धनायन है, ये नाइट्रेट ऋणायन है, ये धनायन है और ये अपने पास ऋणायन है। तो धनायन ऋणायन के पास और ऋणायन धनायन के पास जाएगा, तो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। तो AgCl का श्वेत अवक्षेप आएगा और NaNO3 बाहर निकल जाएगा। तो ये अपने पास AgCl का श्वेत अवक्षेप और जो इंडियन सोल्ट पीटर है, इंडियन सोल्ट पीटर, ये उत्पाद अपने को मिल जाएगा, इंडियन सोल्ट पीटर। दूसरा उदाहरण अपने पास हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया का, कि अपने पास एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक है अपने पास सार NaOH। अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, अम्ल में H+ है और सार में OH- आयन है, तो परस्पर विपरीत आयनों का स्थानांतरण होगा। तो क्या होगा, लवण बनेगा NaCl और एक जल बन जाएगा। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। तो ये भी क्या है, अत्यंत तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दूसरा है अपने पास अत्यंत मंद अभिक्रियाएं। अत्यंत मंद अभिक्रियाएं बोले तो वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में दिनों कोमा वर्षों कोमा महीनों का समय लग जाता है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं अत्यंत मंद अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगना एक अत्यंत मंद अभिक्रिया है, क्योंकि इसको पूर्ण होने में कई दिन लगते हैं, अर्थात महीने भर लग जाते हैं। दूसरा है भूगर्भ में, भूगर्भ बोले तो पृथ्वी में कोयले से पेट्रोलियम का निर्माण, कोयले से पेट्रोलियम का निर्माण, अर्थात कोयले से पेट्रोल का निर्माण होने में कई महीने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वर्ष तक लग जाते हैं। इस कारण ये अत्यंत मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तीसरी प्रकार की अभिक्रियाएं अपने पास सामान्य रिएक्शन, सामान्य अभिक्रियाएं बोले तो मॉडरेट रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जो एक निश्चित समय अंतराल में, मॉडरेट रिएक्शंस वे अभिक्रियाएं जो एक निश्चित समय अंतराल में पूर्ण होती हैं, उनको सामान्य अभिक्रियाएं कहते हैं। और रासायनिक बल गतिकी में इन प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एस्टर का, उदाहरण के लिए जैसे एस्टर का जल अपघटन। अब एस्टर एक क्रियात्मक समूह है जो RCOOR से मिलकर बना होगा। अगर मैं इसका जल अपघटन कराता हूं तो जल अपघटन कराने पर क्या होगा, जल में H+ और OH- आयन है और एस्टर में ये वाला भाग नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है। तो
यहाँ पर विपरीत आयन परस्पर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, जिसके कारण एक तो अपने पास एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा और दूसरा अपने पास एथेनॉल बनेगा। दूसरा अपने पास क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। एक तो बनेगा अपने पास एसिटिक अम्ल और दूसरा बनेगा अपने पास एथेनॉल। ये तो अपने पास हो गया एसिटिक अम्ल और दूसरा हो गया एथेनॉल। दूसरी हम बात करें दूसरे उदाहरण की, तो दूसरा उदाहरण इसमें हो गया इक्सु शर्करा का जल अपघटन। इक्सु शर्करा का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर। तो शुगर होता है, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। अगर मैं इसका जल अपघटन कराता हूँ, शर्करा का अगर मैं जल अपघटन कराता हूँ तो क्या होगा, एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा अपने पास फ्रुक्टोज। एक तो बनेगा अपने पास ग्लूकोज और दूसरा बनेगा अपने पास फ्रक्टोज। दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। ये अपने पास इसकी बात हो गई। अभिक्रिया के प्रकार के बाद अपना अगला टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो जैसे डायग्राम से समझते हैं इस चीज को, जैसे अपने पास कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इनकी सांद्रताएं दे रखी हैं y एक्स में और x एक्स में अपने को टाइम समय दे रखा है। इधर y एक्स में कंसंट्रेशन है और x एक्स में टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, इधर देखते हैं। अगर t बराबर 0 समय पर अभिकारक के अगर स्मॉल a मोल है तो उस समय उत्पाद 0 होगा। प्रारंभ समय पर अभिकारक रहेगा, उत्पाद 0 होगा। t बराबर t समय पर अगर कुछ समय बाद की बात करते हैं तो इसमें से x मोल कंज्यूम हो जाते हैं, तो इसके x मोल बन जाएंगे। और t बराबर इनफाइनाइट टाइम पर ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम पर अपने को क्या हो जाएगा, उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ये रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे रहेगा। इसका मतलब यह है कि टाइम के अकॉर्डिंग अभिकारकों की सांद्रता कम हो रही है और टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके हिसाब से उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभिक्रिया के वेग की चर्चा करेंगे, उसके इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिक्रिया का वेग ऊपर तो अपने पास आएगा अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। और नीचे आएगा अपने पास, नीचे आएगा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में
लगा समय। तो यहाँ पर जो रेट हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, dc बाय dt हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी जो इकाई है वह क्या आएगी उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो dc मतलब सांद्रता। अब सांद्रता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो सांद्रता की इकाई तो आ गई अपने पास मोल पर लीटर, और समय की इकाई आ गई अपने पास सेकंड। तो यहाँ से जो अपने पास अभिक्रिया का वेग है उसकी इकाई आ जाएगी मोल इनटू लीटर इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और ये समय की जो इकाई है वो ऊपर जाएगी सेकंड, तो सेकंड इनवर्स, ये इसकी इकाई आ गई। अब अभिकारकों के लिए अगर मैं क्या करता हूं, आपको अभिकारकों के लिए अभिक्रिया का वेग लिखें, तो अभिकारकों के लिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग तो क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो अभिकारकों की सांद्रता की बात करते हैं, तो अगर ये T1 टाइम है उस पर अभिकारक की सांद्रता अगर R1 है, जो T2 टाइम पर R2 हो जाती है, तो सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन होगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। और गणितीय रूप से देखेंगे कि जो T2 समय पर सांद्रता है वो क्या है, अपने पास A माइनस एक्स है, और T समय पर जो सांद्रता है वह स्मॉल a है, और जो टाइम है वह T माइनस 0 है। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल होने के बाद जो अभिक्रिया का वेग है वह माइनस एक्स बाई टी आया। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वह इस बात को नहीं बता रहा है कि अभिक्रिया का वेग ऋणात्मक है, बल्कि इस बात को बता रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घट रही है। अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घट रही है। अब उत्पादों के विषय में बात कर लेते हैं। तो उत्पादों के लिए अभिक्रिया का वेग, उत्पादों के लिए अभिक्रिया का वेग, तो उत्पादों के लिए अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, तो डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर T1 समय पर अगर उत्पाद की सांद्रता, ये उत्पाद का डायग्राम ऊपर वाला है, कर्व जो है वह T1 समय पर अगर उत्पाद की सांद्रता P1 है और T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता P2 हो जाती है जो कि बढ़ रही है, तो जो सांद्रता में परिवर्तन आएगा वह क्या आएगा, धनात्मक आएगा। P2 माइनस जो P1 का अंतर है वह धनात्मक आएगा, और डिवाइड होगा वह समय अंतराल T2 माइनस T1 से। और गणितीय रूप से भी अपने को दिख रहा है कि T2 समय पर जो सांद्रता है वह x है, और T1 समय पर सांद्रता 0 है, और फाइनल टाइम t है, और इनिशियल जो टाइम है वह 0 है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग आएगा उत्पादों के लिए वह पॉजिटिव में x बाई टी आएगा। तो धनात्मक चिन्ह इस बात को नहीं बता रहा है कि अभिक्रिया का वेग उत्पादों के लिए धनात्मक है, बल्कि इस बात को बता रहा है कि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला, यहाँ से अपने को देखने को मिला कि जो अभिक्रिया का वेग है
वह इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा, अभिकारकों के लिए तो होगा माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, और उत्पादों के लिए होगा प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है अभिक्रिया के वेग और उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में। जैसी रिएक्शन होगी उसके हिसाब से स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड जो अपनी 12th बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।